अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रवां हफ्ते कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जो तवील तरीन इजलास हुआ, इजलास के बाद एक एलामिया आया और इस एलामिया के बाद बड़ी बातें अभी तक की जा रही हैं। ज़ाहिर है ये मौजू भी ऐसा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है और तवातुर से जिस तरह से दहशतगर्दी के हमले होते हैं और होते आ रहे हैं, उससे निमटने के लिए ये इजलास भी इंतहाई ज़रूरी था। और ये भी ज़रूरत है कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर इस पर इकट्ठा होकर आगे चलें। लेकिन क्या इस इजलास में जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है? क्या वो फ़िज़ा पैदा हो गई जो हमने देखी थी आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद? अभी ये कहना ज़रा मुश्किल ही होगा, इसलिए क्योंकि कौमी सलामती की इस इजलास के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत है जो तवातुर से तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रही है, कड़ी तनकीद कर रही है कि उन्हें इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहिए था और इसे इमरान खान साहब की शॉर्ट रिलीज से मशरूत नहीं करना चाहिए था। तो दूसरी जानिब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर इतनी ही अहम ये मीटिंग थी तो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हुक्मरान जमात है उसके सदर भी हैं, तो वो क्यों नहीं इस मीटिंग के अंदर शरीक थे, जबकि ये कि इंतहाई अहम इजलास था। दूसरी जानिब फिर अलग अलग एलामियों का इजरा, ये आपने देखा कि JUI यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से एक पूरी प्रेस रिलीज़ आई और उस प्रेस रिलीज़ के जो कंटेंट्स हैं उससे ये साफ वाज़े हुआ कि जैसे वो भी खुश नहीं या उनको भी एक तशनगी रह गई इस इजलास की। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनकी जानिब से भी कई शोज़ के अंदर और रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी बातें की गई हैं जिससे यूँ लगता है कि जैसे वो कौमी मफाहिमत या कौमी जिसे कहते हैं कंसेंसस जिसे कहते हैं इस इशू पर अभी तक नहीं पहुँचा और एक तरह से एक बस तय किया हुआ तरीक़ाकार है जिस पर सब ने लब्बैक कहना है। क्या ऐसा ही है? इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बैरिस्टर साहब, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ और उसके हवाले से एलामिया भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहस इस पर ख़त्म नहीं हुई है और बल्कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तरदीद की जाती है किसी किस्म की कोई नया ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर अगर ऐसा है कि कोई नया ऑपरेशन नहीं होना, एलामिया भी हमारे सामने है, फिर क्या कुछ तब्दील हुआ है पिछले किसी ऐसी मीटिंग से? बिकॉज जो हमारा रिजॉल्व है अगेंस्ट टेररिज्म इट्स द सेम और इस एलामिया में वही बातें हैं जो अब तक हम सुनते आए हैं, जो अब तक हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये काफ़ी टाइम से जो एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी पार्लिमानी कमेटी के कोई इस हवाले से, क्योंकि एक फॉर्मली पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई थी और तमाम तर सियासी जमातों को वेदर दे आर ऑन द अपोजिशन बेंचेस या ट्रेजरी बेंचेस पे उनको ऑन बोर्ड लेना और उनको बावर करवाना, more than on board, I believe के the appropriate word is उनको बावर कराना और उनको उनके सामने ये तमाम तर चीज़ें हक़ाइक़ रखना कि जो अभी तक अफ़वाज पाकिस्तान ने या हमारे दीगर कानून नाफिद करने वाले इदारे हैं उन्होंने जो जो स्टेप्स लिए हैं, अब एक मवाजना तो आप ख़ुद करके देख लें कि पिछले साल से इस साल में जो है वो 2-fold इंक्रीज़ हुआ है टेररिस्ट अटैक्स में, टेररिज्म रिलेटेड इशूज़ में। तो वो तो आपके सामने है, आदाद शुमार आपके सामने हैं, खा वो बन्नू का वाक़या हो, लकी मरवत का हो, जाफ़र एक्सप्रेस हो, दीगर बलूचिस्तान के एरियाज़ हों या इवन कुरम एजेंसी के हवाले से, दीगर जितने भी पूरे मुल्क में तमाम तर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट हुए, वो बताए गए कि दिस इज़ व्हाट वी आर अप अगेंस्ट और ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की थी जो सेंसिटिव थी, जो मेरे नहीं ख्याल कि इस मीटिंग से बाहर भी आनी चाहिए थी। सही। लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट ऑन द कॉन्टोर्स ऑफ कि जो हमारा हमसाया ममालिक हैं इन द ईस्ट एंड द वेस्ट, उस हवाले से क्या हो रहा है और क्या मामलात हैं, उसके ऊपर भी जो है तमाम तर चीज़ें सामने आई। और जो अमेरिका के इनखला के बाद जो असला है जो इस्तेमाल हो जा रहा है, जो वो पीछे छोड़ के गए हैं, वो पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हवाले से भी
जो है डिटेल ब्रीफिंग थी। तो ये वेरियस इश्यूज थे नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर जो कि बताना ज़रूरी थे, सामने रखना ज़रूरी थे। वाक़तन कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा और अज़्म इस्तेकाम का ही जो है आगे उसको बढ़ाया जा रहा है। और काइनेटिक ऑपरेशन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो तो कब से हुए जा रहे हैं, तकरीबन कई माह से IBOs जो हैं वो मुतवातर तौर पे हो रहे हैं जब जहाँ पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन इसमें रिजॉल्व मैं समझता हूँ कि ये था कि एक कोहिजन होनी चाहिए सूबों में और वफाक में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल आपके इंटेलिजेंस इदारे हैं उनमें भी, ताकि एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक फर्दर जो है उसको एक फर्मेंट करके एक सोलिडिफाई करके हम उस चीज को मजीद फाल बना के बेहतर बना के स्विफ्ट एक्शन, स्विफ्ट ऑपरेशन, नॉट जस्ट इन इंटेलिजेंस शेयरिंग बट इन आल्सो इन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, तो हमारा ये एक कोहेजन होने चाहिए इस पे। अच्छा, लेकिन बैरिस्टर साहब फिर इसका मतलब देखिए, आपने कहा ना कि बावर कराना, हकायक सामने रखना, ये ज़रूरी था। बहुत अरसे से ये मीटिंग भी नहीं हुई थी और मैनिफोल्ड यानी 2 टाइम्स आई वुड से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा भी हुआ है। लेकिन ये जो सियासी जमातें हैं, खुसूसन जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये मीटिंग से ज़्यादा प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी, मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। तो या तो ही वॉज मिस्टेकन के इस पर कुछ डेलिब्रेशंस होनी है, ये तो बावर कराना और हकायक सामने रखने की बात हो रही थी, या आप समझते हैं कि इसके अंदर ये भी हुआ है कि डिस्कशन करके सबकी इनपुट लेना, तो वो जो कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है वो फिर कब होगा? ये तो एक ब्रीफिंग थी। देखिए, वो तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में होगा ना, ये तो एक पार्लिमानी कमेटी की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग थी, जिसमें कोई ऐसी डिसाइसिव स्टेप्स नहीं थे। अब वो जिस तरह अली अमीन साहब ने मेरी अपनी बात की तस्दीक कर दी, उन्होंने कहा ये प्रेजेंटेशन थी, तो यही तो बात है कि वो बावर करवाना था, हकायक सामने रखना थे कि दिस इज व्हाट वी आर अप अगेंस्ट, और उसके बाद अगर कोई एक्शन है तो फिर तमाम तर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके जो है APC जब मामलात होंगे, जब APC होगी तब देखे जाएंगे और तब सामने रखे जाएंगे तमाम तर जो इश्यूज हैं उस APC में, और उसमें फिर रिजॉल्व होगा कि फर्दर एक्शन क्या लेना है। जब पॉलिटिकल विल होगी, जब तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनकी एक हम आवाज़ हो के वो इस इशू के ऊपर वो एक यूनानिमस व्यू पेश करेंगे, तो ये तो उनके ऊपर है। अब ये फ़ौज पाकिस्तान या इदारों ने ये तो नहीं कहा कि वो फैसला भी हम करेंगे, ये तो हम पार्लियामेंटेरियंस ने करना है ना। जिस तरह हमने पहले 2012, 13, 14 में आपने देखा कि इतना एक टेररिस्ट सर्च था, फिर APS का वाकया हुआ, फिर APC बुलाई गई और उसमें एक यूनानिमस रिजॉल्व था। तो ये तो हम, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाई पीपल हैव चोजन अस, कि हम जो है लोगों की नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हमने कल लोगों को जाके APC कब बुलाई जानी है? क्योंकि आपको याद होगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने क्वेटा में कह दिया था कि मैं बहुत जल्द APC बुला रहा हूं, और उसके बाद क्योंकि ये डिमांड आने लगी कि इमरान खान साहब को भी इसमें शिरकत के लिए पैरोल के ऊपर मिलना चाहिए या किसी भी तरह उनकी शिरकत होनी चाहिए, तो कामरान मुर्तज़ा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं और मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इसीलिए हुकूमत को फिर कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, तो चलो फिर अब ऐसा करते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन तो है नहीं और इसमें पार्लियामेंटेरियंस ने ही हिस्सा लेना था। नहीं, देखिए, मैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कामरान साहब के लिए मैं कतन ये नहीं कहूँगा, हुकूमत की कतन ये सोच नहीं थी, ये सिर्फ एक पार्लियामानी कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, जो मैंने आपको कहा कि ब्रीफिंग सामने रखनी थी, इन कैमरा ब्रीफिंग थी, क्योंकि कई जमातें और बिलखुसूस जो अपोजिशन की जमातें हैं उन पे नादिया साहिबा आई थिंक वो थोड़ा लाइटली लेती हैं इन तमाम तर टेररिस्ट जो एक सर्ज आई है इसमें, तो उनके सामने तमाम तर ये चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स रखना ज़रूरी थी हुकूमत की तरफ से भी, ताकि उनको भी पता हो कि एक्चुअली ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। और यहाँ पे जो APC की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने तो ऑलरेडी कह दिया कि वो बनाएंगे APC ईद के बाद। ईद के बाद जो है हुकूमत भी इरादा तो रखती है कि APC बुलाई जाए, चाहे अपोजिशन वाले बनाएं चाहे हुकूमत बुलाए, मकसद तो एक है, मकसद ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान की जो है वो इज़्ज़त और पाकिस्तान की जो एक तहफ़्फ़ुज़ है उसको हमारे लिए वो तमाम तर चीज़ें मुकद्दम हैं। तो इसलिए APC उसी पे ही
एक्सपेक्टेडली ईद के बाद ही बुलाई जाएगी हुकूमत की तरफ से भी। इरादा तो हम रखते हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद जो है आप देखेंगे कि ईद के बाद एपीसी बुलाई जाएगी। तो उस ईद के बाद जो बुलाई जाएगी उसमें इमरान खान साहब की शिरकत के हवाले से जाहिर है उनकी जमात ये चाहेगी, क्योंकि वो यही कहती है कि मसला इतना गंभीर है और इतना अहम है कि इसमें एक सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसके लीडर की इनपुट होना ज़रूरी है। अब यहाँ तो क्योंकि ब्रीफिंग थी, इनपुट का कोई वो था ही नहीं, मौका ही नहीं था। अब एपीसी के अंदर तो इनपुट लेंगे ना आप लोग सारी जमातों की। देखिए, उनके चेयरमैन मौजूद हैं और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। अगर वो पार्लियामेंटेरियन ना भी होते तो बिल्कुल उनके चेयरमैन जो भी एज़ पर लॉ, एज़ पर लीगैलिटीज़ को देखते हुए बैरिस्टर गौहर उनके चेयरमैन हैं। इसी तरह उन्होंने अपने चेयरमैन नामजद किए हैं सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। तो बिल्कुल ये लोग तो वो हैं जो ऑफिस बेयरर्स हैं, ऑफिस होल्डर्स हैं। बिल्कुल ये उनसे मशावरत भी कर लें, लेकिन आपने देखा कि पिछली दफ़ा इन्होंने कहा कि हमें मिलने दिया जाए, हम उनसे पूछेंगे। क्या इनसे पूछें कि जितनी चेयरमैनशिप्स इनके पास हैं पार्लियामेंट के अंदर या जितनी कमेटीज़ के ये मेंबर्स हैं, क्या हर उस इक़दाम से पहले ये जाके या हर पार्लियामेंट्री सेशन से जाके स्टार्ट होने से पहले ये इमरान खान साहब से पूछ के आते हैं कि आज हमने इस पार्लियामेंट्री सेशन में क्या कहना है या क्या करना है या इस कमेटी का एजेंडा क्या होगा? ऐसे नहीं हो सकता। जब आप पार्लियामेंटेरियन हैं, लोगों ने अपना एक कॉन्फिडेंस रिपोज किया है आपके अंदर, आपको जवाबदेह होना है वॉट एवर पोलिटिकल पार्टी यू मे बिलोंग फ्राम और यू मे रिप्रेजेंट। लेकिन जब आपने लोगों को अपने हलकों में नुमाइंदगी करनी है, अपने हलके की, अपने लोगों की, तो फिर आपको ज़रूरी था कि इतने बड़े एक नेशनल इशू के ऊपर आपको इकट्ठा हो जाना चाहिए था। और इन्होंने रजामंदी भी जाहिर की। ये नहीं पहले तो कहा कि 11th आवर पे जाके तो बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, आप बात कर रहे हैं कि अपने हलके को नुमाइंदा हैं और खुद आप हर चीज़ जो है ज़ाहिर पूछ के तो नहीं करते। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब तो पूरी काबीना का इजलास ही लंदन ले जाते थे, वहाँ जाकर नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी के अंदर काबीना के इजलास होते थे। तो ये बात तो नहीं, मेरे ख्याल से जो पार्टी के हमारे पाकिस्तान का सेटअप ऐसा है पॉलिटिकल जमातों का, उनकी सेहत के हवाले से मामलात वज़ीर इलाज थे नहीं, लेकिन वो काबीना के मेंबर्स वो अलील थे। देखें, वो अलील थे और वो इस वजह से गए थे और इस वजह से एक एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस थी उस वक़्त की जो हालात थे। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो थे और वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और वो सिटिंग पार्लियामेंटेरियन थे उस वक़्त। तो इसलिए काबीना का इजलास अगर वहाँ पे उनकी अलील होने के बायस जो है एक या दो काबीना के इजलास अगर वहाँ पे आ गए तो आई डोंट थिंक No, Barrister साहब, you're mistaken. I'm not talking about नवाज शरीफ when he was a parliamentarian. मैं बात कर रही हूँ मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, शहबाज शरीफ पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें वो पूरा ऑन्टराज लेकर जाते थे और नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी के अंदर फिर ये इजलास होते थे। आई एम जस्ट सेइंग कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में लीडरान की वो वैल्यू है और इसी तरह जैसे आपकी जमात में बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की एक बहुत अहमियत है। मेरे ख्याल से वो सबसे सीनियर सियासतदान है इस वक्त, 3 बार के वजीर आजम हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लिए इंतहाई अहम हैं। तो वो यही कहते हैं कि हमें लेने देना, उनसे मुशावरत करने दें, आप लोग तो मिलने तक नहीं देते। और ये बात तो सच है ना जी, अभी तो एम्पल टाइम है, मुशावरत करें। एपीसी उन्होंने बुलाने का अंदिया दिया है, अपनी एपीसी बुलाने से पहले वो मुशावरत करें। क्या उनका एजेंडा है? अब ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत की बुलाई हुई एपीसी में एजेंडा मुख्तलिफ पेश किया जाएगा। जाने तो दे मुलाकातों के लिए, वो तो कहते हैं मुलाकातें ही नहीं करने दे रहे ना, न जुमेरात की होती है न मंगल की। नादिया साहिबा, तमाम मुलाकातें भी हो रही हैं। मेरा एक सिंपल सादा सा सवाल है, या तो जो मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या प्रेस रिलीजेस पेश की जाती हैं इनकी पार्टी के छोटे से लेके बड़े लीडर तक, फैमिली के उस मेंबर से लेके पार्टी के उस वकील तक, मतलब तमाम लोग वो एक ऐसी बात करते हैं कि खान साहब ने आज ये खाया, खान साहब ने आज ये बोला, खान साहब ने ये हिदायत दी, खान साहब ने ये किया। या तो ये झूठ बोलते हैं कि अपने तई बातें अखज़ करके लोगों के सामने झूठ बोल के, कैमरास या मीडिया के सामने झूठ बोल के ये बातें करते हैं अपने से अखज़ की हुई, या तो वाक़तन इनकी मुलाकात होती है और वही बातें होती हैं जो खान साहब ने बताई होती हैं। ये अब इन दोनों में से कोई एक बात तो होगी। अगर ये वाक़तन झूठ बोलते हैं स्क्रीन पे आके और अपने तई अखज़ की हुई बातें अवाम को गुमराह करते हैं, बताते हैं, तो देन ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट जो ये करते हैं। और लेकिन एक तरफ अगर इनकी मुलाकातें हो रही हैं और वो तमाम तरह हदायत
खान साहब की तरफ से आ रही हैं और खान साहब की सेहत के हवाले से, खान साहब की कपड़े पहनने के हवाले से, खान साहब की मुस्कुराहट के हवाले से, खान साहब की डिमीनर के हवाले से, इनको तमाम तर वो चीज़ें ये नोट करके आके कैमरा पे अगर आके बताते हैं तो फिर तो मुलाकात हो रही है। तो ये झूठ नहीं हो सकता, मुलाकातें तो हो रही हैं और ये पाबंदी तो कोई भी नहीं है। जो जेल रूल्स, जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें लिखी हैं वो हो रही हैं। इफ एनीथिंग वहाँ पे तो अदालत में जाके सुपरिटेंडेंट जेल ने कह दिया कि इवन ओवर एंड अबव जेल मैनुअल जाके हम इनकी मुलाकातें भी करा रहे हैं, इनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। अब वो तमाम पिटिशंस क्लब हो गई हैं, 20 से ज़ायद पिटिशंस हैं और वो जब लार्जर बेंच सुनेगा तो फिर आई थिंक उस पर एक सॉलिड रूलिंग भी आनी चाहिए। सही। बैरिस्टर साहब, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। वी आर कमिंग बैक टू आवर जो फॉरमोस्ट टॉपिक है और वो दहशत गर्दी ही है। आपने कहा APC ईद के बाद आप लोग भी बुला सकते हैं और ऑपोजिशन ने तो कहा है कि वो बुलाएगी। क्या फैसले वहाँ होंगे या फिर फैसले यहाँ होने थे? ये जो कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है, बिकॉज ये ज़्यादा हाई पावर्ड है ना। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत बुलाती है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मैटर करेगी और ज़्यादा मैटर करती भी है जब APC हुकूमत बुलाती है, बिकॉज ऑब्वियसली डिसीजंस तो हुकूमत नहीं लेने हैं, अपोजिशन तो डिसीजंस नहीं ले सकती। अपोजिशन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताती है, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, वो बताते हैं। अब यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता कि नशिस्तन बर्खास्तन जो है वो ये एक नशिस्त कर दी जाए। इसमें ज़ाहिरी बात है, हमें देखना होगा कि क्या पैरामीटर्स हैं, क्या मामलात हैं। ज़्यादा पावर जो है वो APC होगी और APC में आप देखेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर्स और उसके साथ साथ तमाम सियासी जमातें जब हुकूमत ने बुलाई और जो हुकूमत बुलाने का इरादा भी रखती है, जिसका वज़ीर आज़म साहब ने भी अंदिया दे दिया, तो रमज़ान के बाद, ईद के बाद जब वो होगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक इंक्लूसिव उसमें जो एक नुमाइंदगी है वो आपको नजर आएगी। हाँ, इंक्लूसिव से ज़्यादा देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का भी जो एलामिया आया उससे ये लगा कि जैसे यकतरफा फैसले जो हैं वो बस एक तरह से मुसल्लत किए जा रहे हैं, यानी किसी किस्म की कोई डेलिब्रेशंस नहीं की जा रही और इसको कौमी इत्तेफाक राय नहीं कहते। आपकी भी नज़र से एलामिया गुजरा होगा, काफ़ी बड़ा एलामिया उन्होंने जारी किया और आखिरी के जो अल्फाज यही हैं कि यकतरफा एजेंडा, यकतरफा अमल दरामद, इस पर सिर्फ तायीद हासिल करना कौमी राय नहीं कहलाती। वो भी खुश नहीं हैं, वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि वो भी इफेक्टीज में से हैं इन द सेंस कि आपने देखा कि उनके जमात के लोगों को भी किस तरह से दहशतगर्दों ने टारगेट किया है। तो वो ये कहते हैं कि कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए, सिर्फ किसी एक का फैसला या किसी एक इदारे का फैसला मुसल्लत नहीं होना चाहिए। दुरुस्त बात है मौलाना साहब की और बिल्कुल उनकी राय जो है वो इंतहाई मुकद्दम है। मौलाना साहब का जो एलामिया है, आई डोंट नो कि वाई इसकी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने सेपरेटली एक एलामिया जारी किया। हालांकि हुकूमत का जो एलामिया जारी हुआ था उसमें कोई ऐसी डिफरेंट बात नहीं थी, कोई मुख्तलिफ बात नहीं थी, वही रिजॉल्व था, वही तमाम तर चीज़ें थीं जो पेश की गई, जिस पर सारे जो हैं यूनानिमसली एग्री करते हैं। कोई उसकी डिनाइबिलिटी जो है वो नहीं करता या डिनाई नहीं करता इस तमाम तर चीज़ से। अब टेररिज्म ऑल्सो हैज़ मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स, उसकी बहुत वेरियस फॉर्म्स हैं। अब मतलब अब ये खाली बम फाड़ देना ही टेररिज्म नहीं है, मतलब डिजिटल टेररिज्म भी जो है वो एक नई चीज़ है, वो भी देखा जा रहा है। एक बात बताइए कि आपने कहा कि ये सारा डिस्कशन होगा। इससे पहले मैं वापस आता हूँ डिजिटल, जी मैं उस सब पे आता हूँ, लेकिन इसमें नादिया साहबा ये बात ज़रूरी है कि बिल्कुल APC जब बुलाई जाएगी, APC में ये तमाम तर बातें होंगी तो मौलाना साहब बिल्कुल उसमें करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी ये एक डिस्कशन का ही फोरम था ना, यहाँ पे अपनी राय रखते थे और मौलाना साहब ने तो बिल्कुल अपनी राय सामने रखी। उन्होंने तो बिल्कुल बात की इस फोरम पे भी और अपने जो उनके जो 2 सेंट्स थे वो सामने रखे इस कमेटी के सामने। ठीक, तो इसलिए आप कहते हैं अलग एलामे की जरूरत नहीं। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी, देखिए बैरिस्टर सैफ ने भी ये कहा है कि क्योंकि इसमें एक एक्सटर्नल स्कोप का भी जिक्र हुआ, जो कौमी सलामती का जो इजलास हुआ और उसके अंदर कि किस तरह से इन्वॉल्व एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इस दहशतगर्दी में। वो ये कहते हैं कि वफाक की अफगानिस्तान के साथ जो सरदमौरी है उससे खत्ते का जो पूरा अमन है वो सबोताज किया है। अब ये बहुत बड़ी बात है और देखिए अफगानिस्तान के हवाले से आप देख रहे हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की अप्रोच है। वो बार बार कहते हैं कि उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए और जिस तरह से आप लोगों ने फैसले कर लिए हैं
उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये तो, और बल्कि उन्होंने अपनी भी इजाज़त ली थी कि हम खुद जाकर उनसे बात कर सकते हैं। ये बताएं ना कि ये इतना इम्पोर्टेंट मसला, उस पर वफाक और सूबे के मुख्तलिफ ख्यालात। देखिए, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस या डिप्लोमेसी जो है वो वफाक का काम है, वो सूबे का काम नहीं है। और जो मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं या जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, उसमें एक सूबे की इनपुट तो आ सकती है अगर वो इनपुट देना चाहें। वैसे तो जनरली जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें वो भी नहीं होता मामला, और ये वफाक की ही पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन बिल्कुल उन्होंने जो TORs भेजे, जो वो वफद भेजना चाहते थे, हम 12 दफ़ा कह चुके कि आप अपने कहीं वफद नहीं भेज सकते, ये वफाक का काम है, वफाक को करने दें। लेकिन अगर आपकी कुछ गुजारिशात हैं तो बिल्कुल हम उनको मलूज़ खातिर रखेंगे और उनको देखेंगे, और वो कितनी हम अडॉप्ट कर सकें उसमें से बिल्कुल हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये कह देना कि ये स्टेटमेंट कि ये वफाक की शायद कोई जो है कोई इशू है अफ़गानिस्तान के साथ, नहीं, वफाक का इशू नहीं, ये पूरे एक मुल्क का इशू है। जब उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला करने के लिए, या उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है प्लानिंग के लिए, तो फिर बिल्कुल हमें तो इशू है। बसीयत पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, खैबर से लेके कराची तक, मुझे तो इशू है बसीयत पाकिस्तानी, बियॉन्ड एनी सॉर्ट ऑफ प्रोविंशियल टेरिटरी लाइन। लेकिन उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए वही बात है कि इनपुट लेना इंतहाई ज़रूरी है। हम सबको एक ही डायरेक्शन में चलना होगा, वरना फिर वो इत्तेफाक राय के बगैर इसी तरह से मामलात रहेंगे। वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट बिफोर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन आउटसाइड पाकिस्तान, या पाकिस्तान के बाहर से कौन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो फिर बात करते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेलकम बैक। कौमी सलामती में पार्टिसिपेट ना करने की तहरीक इंसाफ पर जो तनकीद है वो अपनी जगह, लेकिन आज की जो खबर मुस्तकिल आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, जिस पर सबको एतराज़ है और बार बार ये कहा जाता है कि यही सोशल मीडिया इनके बहुत नुकसान भी पहुंचा रहा है पार्टी को। बहरहाल उसके हवाले से खबर आई है कि 3 जो मेजर अकाउंट्स हैं वो इमरान खान साहब से मुंसलिक हैं, और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इन अकाउंट्स को बाहर से हैंडल करवाती हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी तो खैर चंद दिन पहले मुलाकात भी हुई है, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया अनटेम्ड कहते हैं इसको, और इसके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो फवाद चौधरी साहब भी कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा भी दिया कि इसे टेम करना चाहिए, ये गलत तरीके से हैंडल हो रहा है, ये पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। यही बात शेर अफजल मरवत साहब भी करते हैं। फैसल चौधरी साहब, अब ये जो बात आई है कि ये 3 अकाउंट्स इमरान खान साहब से मुंसलिक हैं और बाहर से चलाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि अगर कल को क्योंकि वो तहकीक तो यही की जा रही है ना कि फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है, किसी भी फौजदारी का मुकदमा अगर हुआ तो फिर तो उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इमरान खान डायरेक्टली होंगे। देखिए, ये एक मफरूज़ा है, ज़राए से मबनी एक स्टोरी है। सोशल मीडिया पे फ़ौज के मुखालिफ कभी कोई इमरान खान साहब के अकाउंट से कभी कोई ना मुहिम चली है, ना कभी उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात की है, बल्कि जो लेटर लिखा उसमें तो उन्होंने ये ओपनली कहा कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। इमरान खान साहब ने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम जो है ना की है, ना वो इसमें इसके हक में है। एक अपना नुक्ता नज़र रखते हैं, वो नुक्ता नज़र बड़ा पावरफुल अंदाज में हमेशा प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर जो है ये कहा जाए कि आप अपनी बात क्यों करते हैं, अपनी राय का इजहार क्यों करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात होगी। हुकूमत की तरफ से मुसलसल एक ही कोशिश जारी है, वो ये है कि किसी तरह से पीटीआई को क्रश किया जाए। सोशल मीडिया अकाउंट से फ्रस्ट्रेशन उनकी डेफिनेटली नज़र आती है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, उनके ट्वीट्स जो हैं, वो ज़ाहिर है पूरे पीटीआई जो है उनको फॉलो करती है। लीडरशिप की स्टेटमेंट्स उतनी इफेक्टिवली नहीं काम करते जितना ये मामला करता है।
तो एक नजर ये आता है कि इमरान खान साहब की जो आवाज, सबसे बड़ा डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र करते हैं सब, और ऐसे किसी वाक़े में जैसे जब जाफर एक्सप्रेस का भी वाक़या हुआ उस वक्त भी यही शिकायत थी, उससे कबल और भी अहम जो पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंट्स हुए उसमें यही शिकायत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया है, जो सपोर्टर्स हैं, वो बाकायदा तौर पर फौज को मुलायन करने की कैंपेन चलाते हैं। देखिए नादिया, मैंने ये बात हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बहुत दफा पूछी है कि आपके कौन से अकाउंट्स हैं। उन अकाउंट्स की निशानदेही कीजिए कि अगर पीटीआई के ऑफिस होल्डर्स हैं या पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं तो फिर तो उन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर राइट लेफ्ट से कोई बात आ जाए और आप उसको जबरदस्ती पीटीआई के की सफों में घुसेड़ें तो उस पर तो फिर उसका इलाज नहीं है। अब ये जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन, हुकूमत ने सारा मलबा तहरीक इंसाफ पे गिराया विदाउट नेमिंग, विदाउट स्पेसिफाइंग कि कौन से अकाउंट्स हैं। अगर 15-20 हज़ार अकाउंट्स का नाम लिया अफ्तार वली खान साहब ने भी और दूसरे दोस्तों ने भी, तो मैंने उनको कहा कि आप स्पेसिफिकली कोई अकाउंट तो बताएं। वो इस बात को बताने से कासिर हैं। अच्छा। तो इस तरह से जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जब इतना बड़ा सान्या हुआ इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को एक्यूज कर रहे हैं और हुकूमत के कुछ वज़रा हैं, सैकवर्ड्स हैं, जो कि जिनका बिल्कुल यही वतीरा रहा है कि वो बिल्कुल टेम्परेचर को नॉर्मल नहीं होने देते, हर चीज पीटीआई पे फेंकते हैं और उनकी एफर्ट है कि पीटीआई को किसी तरह से क्रैश कर दिया जाए। अच्छा, और क्रैश करने के चक्कर में जो लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना, जिन वज़रा का जिक्र उन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात भी आपके सामने होंगे, वो मुस्तकिल क्या कहते हैं कि ओपन लेटर लिखने का टाइम है, एक्सरसाइज मशीन से लेके, खाने से लेके, किताबों से लेके, हर चीज़ पर बात करने का टाइम है। लेकिन इमरान खान साहब का किसी किस्म के भी कोई भी मजम्मती बयान नहीं आया और ये मुस्तकिल वो कहते चले जा रहे थे। अब आपकी जो मुलाकात हुई है फैसल चौधरी साहब कुछ रोज़ कबल इमरान खान से, क्योंकि फिर कौमी सलामती का कमेटी का इजलास भी हो चुका था, बताइएगा उस मुलाकात में क्या रहा? नहीं, उसमें मजम्मत जो उनकी जो पहली दफा जाफर एक्सप्रेस के बाद मुलाकात, तो क्योंकि जब पहली मुलाकात हुई थी तब तक वो इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब दूसरी मुलाकात पिछले ट्यूसडे को हुई है तो उसके प्रोग्राम उन्होंने कंडेम भी किया और उन्होंने अपना नुक्ता नजर भी वाज़ा किया है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पे अपनी सीटें, क्योंकि उनके मरूने मंत्र थे फॉर्म 47 के और एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के 2018 में भी आए और अभी हैं, लिहाजा वो अपनी नौकरी जस्टिफाई करते हैं इस किस्म की अलग बातें करके जिनका कोई मुंह सिर पैर नहीं होता। इमरान खान साहब ने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालफत की है, पीटीआई ने हमेशा की है। हमारी अप्रोच डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि इस मेनेस को, इस जो अफरीयत है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सियासी हिकमत अमली भी अपनानी पड़ेगी। सिर्फ हरबी हिकमत अमली जो है वो काम नहीं देगी। अगर अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान से नहीं जीत सका पूरे माइट के साथ, पूरी इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ, तो पाकिस्तान की तो हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है और दूसरी बात यह है कि हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है, तो हमारे ज्योग्राफिकल डायनामिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। उनको मद्देनजर रख के आपको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। इस वक्त हुकूमत से अगर आप पूछें, उनके किसी वजीर से पूछें या उनके किसी रिस्पॉन्सिबल से पूछें कि उनके अफगानिस्तान को डील करने की पॉलिसी क्या है, देखिए इवन इंडिया से भी तो आप इंडल्ज हैं जो कि दुश्मन मुल्क हैं, तो डिप्लोमेटिकली आपकी एक स्ट्रेटजी, एक पॉलिसी तो होती है। लेकिन माजरत के साथ फैसल चौधरी साहब, वो तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, जाहिर है कोई ना कोई पॉलिसी तो जरूर है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं वो कसम खाने को तैयार है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अफसरान को ये कहा हुआ है कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की तरह सफर नहीं करना है, लिहाजा किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। तो ये तो एक कावर्डनेस शो करती है ना कि आप बुज़दिली की बात हो गई कि अगर आप ख्वारिज जो कि आपके लोगों पर हमला कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, अब उनसे बातचीत क्या करनी, उनसे तो निमटना है आपने। सबसे पहली बात यह है कि तलाल चौधरी की बात को तो इतना सीरियसली मैं तो लेता नहीं हूँ, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तो पहले भी अपने इंटरव्यूज में क्लियर कर चुके हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो KP में हर जगह हो रहे हैं। लार्ज स्केल ऑपरेशन के खिलाफ PTI भी है, JUI भी है, पख्तूनख्वा अवामी मैप भी है, नेशनल पार्टी भी है,
नेशनल अवामी पार्टी भी है, अख्तर मेंगल साहब भी हैं और बहुत सारे लोग, ANP ने इवन अपना जो है एलामिया निकाला है इस ऑपरेशन के खिलाफ। तलहार चौधरी की बात को तो मैं बिल्कुल ही बाय नहीं करता, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है मुकामी पुलिस उसमें शामिल होती है। आई मीन प्रॉब्लम है इसकी नॉन सीरियस गवर्नमेंट, इनके पास पब्लिक की ताईद नहीं है। ये बिल्कुल अभी आपसे ठीक है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा है कि वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे राइट आफ्टर ईद, ये प्लान किया जा रहा है। सो फिर ये सवाल होगा कि आप लोग शरीक होंगे कि नहीं। तो नहीं, अकील मलिक बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात किसी कंसर्न क्वार्टर से आई। देखिए, अब मुझे ये बताइए, अकील मलिक साहब से APC बुलाने से पहले आप तो ये पूछिए कि मियां नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी बहुत अहम इजलास में क्यों शामिल नहीं हुए। इमरान खान साहब के स्टांस को तो सब टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि दो शख्सियात का इतने इंपॉर्टेंट मौके पे ना होना और इसके बाद कोई ऑफिशियल वजाहत ना आना, ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग बात है इन दोनों के लिए। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं थी, ताकि इसलिए उन्होंने इसको दिलचस्पी जाहिर की, ना अटेंड किया। अब आप बाकी जो है अपोजिशन को लताड़ रहे हैं, लेकिन पहले अपने तो जवाब दीजिए। वेयर इज आवर इंटीरियर मिनिस्टर हु इज रिस्पांसिबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान? वेयर इज ही? ही इज नॉट सीन, वो ही इज एब्सेंट। उनकी जो बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस एब्सेंस है, और मियां नवाज शरीफ जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको जो है इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ना बुला के जो है वो साबित किया गया है कि और इसका कि ये कमेटी का जो इजलास था इसमें कोई सॉलिड ना तो इंडिया का नाम लिया गया, ना अफगानिस्तान का नाम लिया गया, ना ये बताया गया कि ये मामला कैसे हैं। एलामिया में भी उन दोनों ममालिक जिनके ऊपर हमारी थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली वक्त है इस सेगमेंट का, और देखते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब बुलाई जाती है उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हिस्सा ले पाएगी या नहीं, या खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद के तौर पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी राइट आफ्टर ईद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के हवाले से। वेलकम बैक। बात हो रही है, आज है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आपने देखा कि पाकिस्तान इस हद तक इफेक्ट ज़रूर हुआ है कि IMF से बाकायदा तौर पर क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उसे निमटने के लिए हमने एक फ़ंड हमें दरकार है, जिसके लिए बातचीत अभी जारी है, और आज ऐसा ही कुछ वज़ीर ख़जाना का कहना भी था। लेकिन आज एक और बयान, एक और रिमार्क्स हमारे सामने आए, और वो एक जज साहब के थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी माहौलियाती तब्दीली जितनी तेज़ी से हो रही है, इसमें जो तेज़ी से लेने के एक्शन हैं वो बड़े कछुए की स्पीड से लिए जा रहे हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमने दावत दी है मलिक अमीन असलम साहब को, साबिक मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली रह चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मलिक अमीन असलम साहब, क्योंकि जिस वक्त आप ज़ाहिर है वो बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र था और आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी है, तो हमने सोचा कि आपको क्यों ना मदू किया जाए। क्या उमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस माहौल के हवाले से वो संजीदगी है, या अभी भी इसको इस तरह से लिया जाता है कि कोई बड़ा फैशनेबल सा वर्ड है क्लाइमेट चेंज, जिसके पीछे आजकल सब पड़ गए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया, और ये जज साहब ने भी सही फरमाया कि यहाँ पर कागजी कार्रवाइयाँ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अमली काम बहुत कम होता है। और माहौलियात का जो मसला है, और स्पेशली क्लाइमेट चेंज का जो मौसमियाती तब्दीली का मसला है, ये हमसे एक्शन दरकार मांगता है, और सिर्फ बातों से अब काम नहीं चलेगा। अब हमें क्लाइमेट एक्शन चाहिए और ग्राउंड पे चाहिए। आपने जो बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र किया, तो वो भी इसी सिलसिले में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने यही कोशिश किया कि ग्राउंड के ऊपर कोई चीज की जाए, और सिर्फ रिपोर्टों के अंदर, स्ट्रेटजीज के अंदर, और ये जो कागजों के अंदर यहाँ पे फिरती रहती हैं ब्यूरोक्रेसी में चीजें, उनसे निकालकर फील्ड में ले जाया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज फील्ड में हिट कर रहा है, ये दफ्तरों में हिट नहीं कर रहा। और इसीलिए हमें इसकी कार्रवाई, उसका अगर तदारक करना है, इसका मुकाबला करना है, तो वो भी फील्ड में करना पड़ेगा। आज जिस तरह आपने फरमाया कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, और ये जो उसकी थीम है वो फॉरेस्ट एंड फूड की है, कि जो हमारी दुनिया के फॉरेस्ट हैं ये ना सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें जिंदगी के लिए जरूरी है और सबसे अहम है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को कम करता है। इसके अलावा ये फूड प्रोडक्ट्स, तकरीबन दुनिया का आधी पॉपुलेशन जो है, तकरीबन 4 से 4.5 बिलियन लोग जो हैं, वो फूड प्रोडक्ट्स के लिए इन्हीं फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये फॉरेस्ट मल्टी डायमेंशनल के फायदे हैं। ये हमें वाटर रेगुलेशन के अंदर भी मदद करते हैं, और जो बारिशें होती हैं उनको स्टोर करते हैं अपने अंदर, और फिर लोकल जो क्लाइमेट होती है उसको रेगुलेट करते हैं उसी के लिहाज से।
तो ये तो अल्लाह ताला की एक ऐसी मशीन है जो कि हमें ऑक्सीजन भी दे रही है, खाना भी दे रही है, पानी भी दे रही है, लेकिन हम बेदरेग इसको काट रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट के अंदर इसको कुर्बान कर रहे हैं और इसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे जो कि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी डायरेक्टली इससे मुंसलिक है। ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि एक तो माहौलियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, हम अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए ट्री कटिंग कर रहे हैं और ये बहुत कुछ हुआ। आपने देखा कि बाकायदा बड़ी बड़ी सोसाइटी बनी, बड़ी नामवर सोसाइटियाँ बनी, जिसके लिए हमने हमें क्या बागात काटने पड़ गए। तो फिर एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी IMF हमें माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हमें लोन दे दे। ये दो बड़ी मुख्तलिफ बातें नहीं हो गई। देखिए, जो IMF का जो डंडा है, ये तो गवर्नमेंट ऊपर से आ रहा है, क्योंकि IMF के और वर्ल्ड बैंक के इन्होंने 2022 के अंदर इनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो तमाम डेवलपमेंट फाइनेंसिंग होगी, और वर्ल्ड बैंक ने तो अनाउंस कर दिया है कि 50% उसकी जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग होगी वो क्लाइमेट चेंज लेंस के थ्रू होगी, और वो उस वक्त तक डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा नहीं देंगे जब तक वो ऐसे इकदाम नहीं करते, ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करते जिनसे क्लाइमेट चेंज को असिस्टेंस मिल सके। और इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊं कि जब उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान इस एफर्ट को लीड कर रहा था दुनिया के अंदर। पाकिस्तान एक नेचर चैंपियन और एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक फॉरेस्ट्री का एशिया में चैंपियन जो है वो UN ने उसको डिक्लेयर किया था। और ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक आज बातें कर रही हैं, उस वक्त पाकिस्तान इसका पायलट कंट्री बनने जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो गवर्नमेंट खत्म हुई तो उसके बाद वो फोकस नहीं रखा गया जो कि हमें रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास बेस थी। हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था दुनिया में जो कि यूनिक था और जो दुनिया जिसको फॉलो कर रही थी, और वो जो बिलियन ट्री किया और फिर 10 बिलियन ट्री किया, उसके बाद तकरीबन दुनिया के 15 ममालिक हैं जिन्होंने बिलियन ट्री के नाम से अपनी अपनी फॉरेस्ट्री स्कीम स्टार्ट की। तो हमने अनफॉर्चुनेटली वो जो एक मोमेंटम था उसको ब्रेक कर दिया। और आप हमें वही चीज जो हम बाय चॉइस कर रहे थे, आप हमें बाय कंपल्शन IMF के थ्रू करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी ये जरूरी है पाकिस्तान के लिए, और अगर IMF के कहने पे भी कर रहे हैं और करते हैं तो तब भी ये मुफीद है। और मैं समझता हूँ कि हमें इसी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, और अगर पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना है तो उसका मुकाबला करने के लिए हम नेचर से लड़ाई नहीं कर सकते। हमने नेचर को अपने दोस्त बना के वो मुकाबला करना, और वो दोस्त तभी बना सकते हैं जब हम फॉरेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, जब हम नेचुरल प्रोटेक्टेड एरियाज में इन्वेस्ट करें, और जब हम ये जो ग्रीन डेवलपमेंट है और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप करेगी। ये क्लाइमेट चेंज से भी मुकाबला करेगी और पाकिस्तान की डेवलपमेंट को भी बेहतर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असलम साहब फॉर बीइंग विद अस। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।